डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है परमुटेशन। और परमुटेशन कुछ इस तरह डिफाइंड है। परमुटेशन इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ n एलिमेंट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो परमुटेशन एक्चुअली क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। उनके लिए हमारे पास परमुटेशन डिफाइंड मैथमेटिकली इस तरह है। एन पी आर इज़ इक्वल टू, इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एन कॉमा आर विच इज़ इक्वल टू एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फिक्टोरियल। यहाँ पे हम एन टोटल ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम लेके उनकी अरेंजमेंट्स को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं तो बाकी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं एन माइनस आर, वो फिक्स हो जाते हैं। इस केस में ये जो हमारे पास आर है, ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू एन होता है। मीन्स अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उसमें से 1, 2, 3, 4 या 5 के अरेंजमेंट्स को चेक कर सकते हैं एट अ टाइम। यहाँ पे इस कंडीशन को देखने के बाद हम देखते हैं कि जब हमारे पास n और r आपस में इक्वल होंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा। मीन्स मैं यहाँ पे r इक्वल टू n रखता हूँ तो इस केस में ये बन जाएगा n फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू n फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू n फिक्टोरियल डिवाइड बाय 1 विच इज़ n फिक्टोरियल। तो जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करके उनकी अरेंजमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, अगर वो n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस केस में उनकी टोटल परमुटेशंस होंगी n फिक्टोरियल। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। एज्यूम करें कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 3 हो तो उस केस में हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। अगर r इक्वल टू 3 लें मीन्स इक्वल टू n, या r इक्वल टू 2 लें या r इक्वल टू 1 लें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका फिज़िकल मीनिंग क्या है और मैथमेटिकली हमें कौन सा आंसर मिलता है। तो जब हम 3p3 कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है 3 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 6। सिमिलरली जब हम 3p2 कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में 3 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फिक्टोरियल इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6। ये भी 6 के इक्वल आता है। और लास्ट में अगर हम 3p1 को कैलकुलेट करें तो ये आता है 3 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3 फिक्टोरियल बाय 2 फिक्टोरियल दैट इज़ 6 बाय 2 इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। तो इनका क्या मतलब है? यहाँ से अब आपने इस परमुटेशन के आइडिया को समझना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट मैटर करती है। यहाँ पे अगर एक ही अरेंजमेंट 2 मरतबा आ रही है तो वो एक ही कंसिडर होगी, उसे हम 2 टाइम्स अलग-अलग सेपरेट वैल्यू नहीं देंगे। आप एज्यूम करें कि यहाँ पे मेरे पास अब ये 3 मार्कर हैं, डिफरेंट कलर के हैं। अब आपको पता है कि हर एक की अपनी यूनिक पोजीशन है। तो n इक्वल टू 3 मीन्स मेरे पास 3 मार्कर हैं। अब मैं अगर r इक्वल टू 3 लेता हूँ मीन्स मैं इन तीनों की अरेंजमेंट्स को चेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया कि इसकी 6 परमुटेशंस बनती हैं, 6 अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो ये 6 कैसे बनती हैं तो इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। आप यहाँ पे एज्यूम करें कि सबसे पहले मैं ये रेड को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, नेक्स्ट ब्लैक एंड ब्लू। अब ये हमारे पास सबसे पहली अरेंजमेंट आ गई, इन 3 ऑब्जेक्ट्स की फर्स्ट अरेंजमेंट। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ब्लू को ब्लैक के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास न्यू अरेंजमेंट आ चुकी है। अब हमारी टोटल अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं 2। नेक्स्ट मैं इस
रेड को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे ब्लू। तो ये हमारी तीसरी अरेंजमेंट है। इसके बाद मैं यहाँ से ब्लू को ब्लैक के साथ रिप्लेस करता हूँ, तो ये फोर्थ परमुटेशन आ चुकी है, फोर्थ अरेंजमेंट। नेक्स्ट आप अगर रेड को ब्लू के साथ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे ये हमारी फिफ्थ अरेंजमेंट आ चुकी है। टोटल कितनी है? 6। तो लास्ट हमारी अरेंजमेंट क्या है कि अब यहाँ पे मैं ब्लैक और ब्लू को आपस में फ्लिप करता हूँ, तो ये हमारी लास्ट 6th अरेंजमेंट आ चुकी। तो ये एक्चुअली मीनिंग है 3p3 इक्वल टू 6 का। इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं 3p2 इक्वल टू 6। ये भी 6 की इक्वल आ रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग केस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो हमारे टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, वो r की वैल्यू होगी, और उस केस में देखते हैं टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं। यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह बताया कि जब हम r ऑब्जेक्ट्स n में से ले लेते हैं तो बाकी जो n-r होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। अब ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मैंने 2 को लेना है, एक को फिक्स करना है, तो मैं रेड को फिक्स कर देता हूँ। तो ये मैंने रेड को फिक्स कर दिया। अब हम देखेंगे कि इनकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी इन 3 के केस में जब मैं 2 को कंसिडर कर रहा हूँ। इस केस में देखें कि सबसे पहले अरेंजमेंट मेरे पास ये है कि मैं इन 2 को यहाँ पे रखूँ। ये फर्स्ट अरेंजमेंट आ गई। दूसरी अरेंजमेंट ये है कि मैं ब्लैक को इधर रखूँ और ब्लू को यहाँ पे। टोटल 2 अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। इसके बाद मैं इन दोनों को उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो ये मेरे पास तीसरी एक डिफरेंट अरेंजमेंट आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इन दोनों को आपस में फ्लिप करता हूँ, तो मेरे पास ये 4th अरेंजमेंट आ चुकी है। टोटल 4 हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास आंसर 6 है। बाकी 2 कौन सी हैं? तो आप देखें मैंने रेड को यहाँ पे टच नहीं किया क्योंकि वो फिक्स कर चुके हैं। हमारे पास नेक्स्ट अरेंजमेंट ये है कि मैं यहाँ से ब्लैक को इधर रखूँ, ये 5th अरेंजमेंट आ गई, और लास्ट अरेंजमेंट ये है कि ब्लू को उठा के यहाँ पे रखें और ब्लैक को यहाँ पे रखें। तो आई होप आपने यहाँ पे क्लियरली देख लिया होगा कि यहाँ भी हमारे पास टोटल 6 अरेंजमेंट्स बन रही हैं, लेकिन इस केस में हमने रेड को जिसे हमने फिक्स किया हुआ था उसकी पोजीशन को हमने चेंज नहीं किया। तो इस तरह से हम 3p2 को फिज़िकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट केस है वो यहाँ पे है 3p1। मीन्स 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से हम एक ले रहे हैं और 2 को फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं? 3। आप यहाँ पे एज्यूम करें कि हमारी ये टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मैं 2 को फिक्स करता हूँ। तो 2 में फिक्स कर देता हूँ, ये ब्लू और ब्लैक। यहाँ पे अब मैं इसकी अरेंजमेंट्स देखूँगा कि रेड को हम जब पोजीशंस देंगे डिफरेंट, तो हमारे पास टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं। यहाँ पे पहली पोजीशन में अगर रेड को यहाँ पे रखूँ, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन आ गई। नेक्स्ट अगर मैं रेड को यहाँ पे रखूँ, ये हमारी दूसरी पोजीशन आ गई। नेक्स्ट अगर मैं रेड को यहाँ पे रखूँ, ये हमारी तीसरी पोजीशन आ गई। तो आप देखें कि यहाँ पे रेड को रीपोजीशन करने से हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट आ सकती थी वो हमने अभी कैलकुलेट कर ली। इसके अलावा कोई और पोजीशन हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए इस केस में जब 3 ऑब्जेक्ट्स में से 1 एट अ टाइम कंसिडर करके अरेंजमेंट्स टोटल देखेंगे तो वो 3 होंगी। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि इस ब्लैक को इधर कर दें, ब्लू उस साइड पे कर दें तो नई पोजीशन। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैक और ब्लू ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि डिफरेंट केसेस में किस तरह हमारे पास डिफरेंट परमुटेशंस बनती हैं। इसी तरह अगर आप n को इंक्रीज़ करें और r को फ्लक्चुएट करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आती जाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ से परमुटेशन क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ये परमुटेशन के थ्रू यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये जो वर्ड है नंबर, ये है NUMBER।
आप देखें तो इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो ये हमारे एज्यूम करें कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं ये यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं NUMBER, इन सारे अल्फ़ाबेट्स से मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स की कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो मीन्स मैं सारे वर्ड्स को यहाँ पे कंसिडर करूँगा, टेकिंग ऑल एट अ टाइम। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6, तो मुझे कैलकुलेट करना होगा इसकी परमुटेशंस को, मीन्स 6p6। और इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 720। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल डिफरेंट वर्ड्स होंगे यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स NUMBE एंड R। तो इस तरह से हम परमुटेशंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।